गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पीयूसी वेक्टर को और ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टी आई प्लाज्मिड। यहाँ पर टी फॉर ट्यूमर और आई फॉर इंड्यूसिंग, यानी ऐसा प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करता है, उस प्लाज्मिड को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो है उसके अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और इस प्लाज्मिड का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें एक टी-डीएनए रीजन पाया जाता है और ये टी-डीएनए रीजन जो है वो इस कंप्लीट प्लाज्मिड के साइज़ का 1/3 पार्ट होता है। मींस यहाँ पर जो प्लाज्मिड का साइज़ होता है वो 180 से 250 kb तक का होता है इस कंप्लीट प्लाज्मिड का साइज़। लेकिन इसमें अकेले जो टी-डीएनए रीजन प्रेजेंट है, जहाँ पर टी जीन प्रेजेंट है, उसका साइज़ जो होता है वो 23 से 25 kb तक का होता है। तो यहाँ पर बहुत लंबा जीनोम साइज़ जो है वो डीएनए का प्रेजेंट होता है। ये टी-डीएनए फंक्शन क्या करता है, हम इस फंक्शन को देखेंगे कि ये टी-डीएनए क्या करता है। डाइकॉट्स प्लांट, जितने भी हमारे डाइकॉट्स प्लांट्स हैं, उनके अंदर एक केमिकल का सिक्रीशन करता है, ओपाइन का सिंथेसिस करता है। ये इंड्यूस कर देता है डाइकॉट प्लांट के अंदर ओपिन के सिंथेसिस को, और जब ये ओपिन का सिंथेसिस होता है, इंड्यूस होता है, तो प्लांट के अंदर एक डिजीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, एक डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। हम इस डिजीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो टी-डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। उसकी सीक्वेंसिंग डिस्टर्ब होगी तो वो क्या करेगा, वो ओपिन का सिंथेसिस नहीं करेगा, और ओपिन के सिंथेसिस नहीं करेगा तो वो प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज़ को भी नहीं करेगा। अब देखिए, ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर डिफरेंट रीज़न आपको दिखाई दे रहे होंगे। द फर्स्ट रीज़न इज़ ओरिसी रीज़न या रेप्लिकेशन साइट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में है, ये आपको ब्लू कलर में ये दिख रहा है, ये कहलाता है वायरुलेंस रीजन। इस वायरुलेंस रीजन जो है यहाँ पर एक जीन की प्रेजेंस होती है जिसे हम कहते हैं विर जीन। ये विर जीन जो है यही मेन हमारे क्राउन गॉल डिजीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्लांट में, डाइकॉट प्लांट के अंदर फिनोलिक्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेटेड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ये विर रीजन है, वायरुलेंस पार्ट पर प्रेजेंट होता है। ये लेफ़्ट टी-डीएनए बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेफ़्ट टू राइट तक टी-डीएनए रीजन प्रेजेंट है। तो लेफ़्ट टी-डीएनए बॉर्डर है, दिस इज़ राइट टी-डीएनए बॉर्डर, और इसके बीच में बहुत सारे जीन्स के सिंथेसिस के एरियाज़ प्रेजेंट है, रीजन प्रेजेंट है। जैसे ये ऑक्सीन का प्रोडक्शन कर सकता है, यहाँ पर ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये साइटोकाइनिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो है ये ओपाइन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट मीन्स अगर ओपाइन का सिंथेसिस है तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, टी-डीएनए के इस एरिया में हम सीक्वेंस जो है वहाँ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। अब सीक्वेंस कैसे चेंज किया जाता है, तो जहाँ पर भी जो भी हमारा रीज़न है, हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना डिज़ायरेबल डीएनए, जहाँ से ओपाइन का सिंथेसिस हो रहा है, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवानी है। जब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर ओपाइन सिंथेसिस एरिया पर एक्टिविटी करेगा तो ये यहाँ पर कट लगा देगा। कट लगाएगा तो इसके दोनों एंड्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। देन यहाँ पर कट लगाने पर हम अपना डिज़ायरेबल जो डीएनए है, जो भी हमें चाहिए, वो डिज़ायरेबल डीएनए को हम इस एरिया के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। जैसे ही हम इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे, ओपिन सिंथेसिस करने वाले जो जीन हैं उनकी सीक्वेंसिंग में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, उनकी प्रोटीन की कोडिंग सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और वो डिस्टर्बेंस जो है वो इस विर जीन तक ट्रांसफ़र होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर ओपिन के सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा और जो क्राउन गॉल डिजीज़ होता है उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंसेस में चेंजेस कैसे लाना है,
अपना डिज़ायरेबल डीएनए को इंसर्ट करवाने के साथ में। तो हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए ओपन सिंथेसिस वाले रीजन पर इंसर्ट करेंगे, सीक्वेंसिंग चेंज होगा जिसके कारण ये विड जीन जो है वो या तो एडिशन करेगा, किसी पार्ट से जुड़ जाएगा, और या फिर वो क्या करेगा, मतलब अलग होने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में विड जीन की एक्टिविटी जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी, जिसके कारण क्राउन गॉल डिजीज़ जो है वो आगे नहीं हो पाएगा। इसको हम डीपली जब हम एग्रोबैक्टीरियम में टीडीएनए ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम आपको डेप्थ में समझाएंगे कि किस तरीके से फिनोलिक्स जो है उनका सिक्रीशन होता है डाइकॉट प्लांट्स में, और फिर सिक्रीशन से किस तरीके से विर्जिन एक्टिव होते हैं, कौन कौन से विर्जिन होते हैं, उन जीन्स का नंबर क्या है, वो एक्टिवेट होकर के ओपाइन के सिंथेसिस को किस तरीके से करते हैं। देन हम डीएनए ट्रांसफ़र करके टीडीएनए के सीक्वेंसिंग में चेंज करके हम किस तरीके से ओपाइन के सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस मैकेनिज़्म को हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हमको क्या याद रखना है, अभी हमको टीडीएनए का इस तरीके से जो रीज़न है डिफरेंट, उन रीज़न को याद करना है कि ओरिसी रीज़न होता है, वायरुलेंस रीज़न होता है जिसमें विर्जीन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीन प्रोडक्शन साइट्स होती है, ऑन्कोजेनिक जीन होते हैं, साइटोकाइनिन प्रोडक्शन साइट्स होती है, ओपाइन सिंथेसिस होता है, कॉन्जेक्टिव साइट्स होती है, और ओपाइन कैटाबॉलिक साइट्स आर अवेलेबल इन टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का जो साइज़ होता है वो अभी मैंने आपको बताया कि वो कितना होता है, 180 से 250 kb तक का उसका साइज़ होता है, और अकेले टीडीएनए का जो साइज़ होता है वो होता है 23 से 25 kb तक का। इसके साथ जो इसके वायरुलेंस रीजन में विर्जीन प्रेजेंट होता है, उस विर्जिन में एक्सेशन ऑफ टीडीएनए, इसका मतलब है कि बाहर जब हम कट लगा करके निकालते हैं तब एक्सेशन ऑफ टीडीएनए एंड इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए, मतलब जब भी अपना डिज़ायरेबल डीएनए हम इंसर्ट करेंगे तो उन दोनों ही केसेस में प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में चेंजेस हो जाता है। जो प्रोटीन कोड होने वाली होगी उसकी सीक्वेंसिंग में चेंज होगा, और उसके कारण फिनोलिक्स का सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेटेड हो जाता है, फिनोलिक्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। ये तो थे अभी तक हम बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्लाज्मिड थे, जो सर्कुलर डीएनए थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ तक के केस में जो भी हम प्लाज्मिड को यूज़ कर रहे थे वो क्या कर रहा था, वो 15 kb तक का जो डीएनए साइज़ था उसको हम इंसर्ट करके उसकी क्लोनिंग प्रोसेस करवा सकते थे। लेकिन अगर हमें इस 15 kb से ज़्यादा साइज़ का डीएनए इंसर्ट करवाना है तो हम इस सर्कुलर प्लाज्मिड से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें बैक्टीरियोफेज वेक्टर को एज अ वेक्टर यूज़ में लेना पड़ेगा। हम बैक्टीरियोफेज को इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि इससे ऑलमोस्ट 50 kb तक का जीनोम साइज़ हम इंसर्ट करवा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको काम में लेते हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर को। इसके एग्जाम्पल देखिए, लैम्डाफेज, M13, ये दोनों ही हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर की फॉर्म में काम में लेते हैं, और इसे यूज़ में लेने का मेन रीज़न जो है वो ये है कि इसमें लार्ज साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट को हम काम में ले सकते हैं। बड़े साइज़ का डीएनए जो है उसको हम काम में लेकर के उसकी क्लोनिंग की प्रोसेस को करवा सकते हैं। लार्ज साइज इट मीन्स 24 kb तक के जीनोम साइज़ को हम इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज हम काम में ले रहे हैं वो बैक्टीरियोफेज हमारा वही फेज़ है जिसमें हमने 2 साइकिल्स को स्टडी किया था, एक थी लाइटिक साइकिल और एक थी लाइसोजेनिक साइकिल। इन दोनों साइकिल्स के अंदर जो हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म थी, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म जिसे हमने प्रोफाज कहा था, यहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं, जिसमें बैक्टीरियल और वायरल जो दोनों टाइप के ही बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट होते हैं। इसका जो हेड बना होता है बैक्टीरियोफेज का, वो कंप्लीट हेड प्रोटीन से बना हुआ होता है, और इस प्रोटीन से बने हुए हेड के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर फॉर्म के अंदर होता है, और इस लीनियर फॉर्म डीएनए का जो साइज़ होता है वो 50 kb तक का होता है। लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, 50 kb तक का उसका साइज़ होता है।
अब ये जो 50 kb तक का इसका साइज़ है, यहाँ पर है 5 प्राइम एंड्स और इसका जो सेकंड प्राइम जो एंड होता है उस पर कॉज एंड प्रेजेंट होते हैं। कॉज एंड्स जो हैं उसे हम कहते हैं कोहेसिव एंड्स। कोहेसिव एंड्स जो हैं वो स्टिकी एंड्स होते हैं। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वही सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये डीएनए यहाँ से फ्री होता है, इसके दोनों कॉज साइड्स जो हैं वो आपस में बाइंड हो जाते हैं और बाइंड हो करके सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये कोहेसिव एंड्स जो हैं वो इसके 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों एंड्स पर ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है। अगर हम इस बैक्टीरियोफेज वेक्टर की साइज़ को देखें तो वो साइज़ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसमें इसका हेड रीजन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन से बना हुआ है। लीनियर फॉर्म में इसका डीएनए प्रेजेंट है और ये डीएनए जो है इसका साइज़ है 50 kb। ये दोनों कॉज साइट्स हैं जिस पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। इसमें जो टेल रीजन है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ में बना हुआ है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचना, और यहाँ पर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो 10 फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज जो है उसमें वेक्टर का साइज़ इस तरीके का होता है। क्यों यूज़ किया जा रहा है उसके पीछे मैंने आपको बता दिया है कि बैक्टीरियल जो हमारा प्लाज्मिड होता है जिसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उसके द्वारा, उसके थ्रू हम केवल 15 kb तक के जो जीनोम साइज़ होते हैं उसी को इंसर्ट करवा सकते हैं और उसी की क्लोनिंग करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में हम 50 kb तक के जीनोम साइज़ को लेकर के उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवा सकते हैं, उसकी क्लोनिंग करवा सकते हैं। एक और चीज़ कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज की, वो जो बैक्टीरियोफेज है हम उसको यूज़ करने का मेन रीज़न ही यही है कि हम बड़े डीएनए के साइज़ को इंसर्ट करवाना चाहते हैं और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को बनाना चाहते हैं। अब अगर ये इंसर्शन का प्रोसेस हो रहा है बैक्टीरियोफेज में, जो हम इंसर्ट करवा रहे हैं, वो इंसर्शन का प्रोसेस क्लोनिंग के कॉन्टेक्स्ट में 2 फॉर्मेट से होता है और उसके लिए हमें 2 मेथड को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हम एक तो इंसर्शन वेक्टर की फॉर्म में यूज़ करते हैं और दूसरा है रिप्लेसमेंट वेक्टर। वो टॉपिक हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।